देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th के NCERT साइंस में फ्रेंड्स हम लोग जो है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के MCQs को कंप्लीट कर चुके हैं। आज फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के MCQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है। ये फ्रेंड्स आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है कि भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0.02% जो है कि हमारे भूपर्पटी में खनिजों के रूप में जो है कि कार्बन उपस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपस्थित है, तो कार्बन उपस्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आयनिक यौगिकों में कौन से गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो आयनिक जो यौगिक होते हैं फ्रेंड्स, इनमें जो है कि उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक और विलयन व गलित व्यवस्था में विद्युत चालन। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है कि गुणधर्म आयनिक यौगिकों में होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा आपके बुक में कैसे दिया गया है, तो देखिएगा भूपर्पटी में खनिजों के रूप में क्या उपस्थित है, तो देखिएगा भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम, ये जो है कि उपरोक्त सभी भूपर्पटी में खनिजों के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा बिल्कुल जो आपके बुक्स में दिया गया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। ठीक है, और देखिएगा भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। ठीक है, और देखिएगा वायुमंडल में 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा कार्बन में आबंध, संयोजी आबंध। ठीक है, देखिए यहाँ से आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में फ्रेंड्स आपके होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हम लोग फ्रेंड्स उन चीज़ों को MCQs के थ्रू कर लेते हैं। और क्योंकि फ्रेंड्स देखिए थ्योरी में क्या है कि फालतू में जो है कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं फालतू में क्या हो जाएगा कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न फिर उसके बाद जो है कि आपके बुक की जो कटिंग है वो आपको मिल जाएगा और उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी। आप निश्चिंत होगी कि आपको जो है कोई भी टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। देखिए यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो देखिएगा ये है आपका और ये है आपका, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त पे 4- ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप जो है कि ये जानते रहिए कि कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ से क्लोरोफॉर्म CH Cl3 का गलनांक और क्वथनांक कितना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म CHCl3 का गलनांक और जो है कि क्वथनांक कितना होता है, तो देखिए 209 और 234। ठीक है, यानी कि CHCl3 का गलनांक कितना होगा, तो 209 होगा और क्वथनांक की बात करेंगे तो ये कितना होगा,
तो ये होगा फ्रेंड्स आपका 334 होगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल आपके बुक में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH का गलनांक और क्वथनांक कितना होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपके बुक में दी गई है, 290 और 391, ठीक है। यानी कि CH3COOH का गलनांक कितना होगा, तो 290 होगा, और क्वथनांक की बात करेंगे तो 391 होगा, ठीक है। और यही फ्रेंड्स आपके बुक में और आपके एग्ज़ाम में यहीं से जो है कि प्रश्न आते हैं, और आप जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों जो आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। और देखिए, इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, और देखिएगा इन यौगिकों के आपबंध से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था, और एक प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया था। तो और ये पूछ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि मीथेन मीथेन CH4 का गलनांक कितना होता है, तो 90, और क्वथनांक की बात करेंगे तो 111, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न NCERT से पूछे जाते हैं। आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। अधिकांश कार्बन यौगिक के अच्छे विद्युत चालक न होने से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अधिकांश कार्बन यौगिक के अच्छे विद्युत चालक न होने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये फ्रेंड्स देखिए, परमाणुओं के बीच प्रबल घर्षण नहीं होता है, यौगिकों का आपबंध से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक के अपेक्षा कम होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपने ऊपर देखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के फ्रेंड्स के कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से हाइड्रोजन के अणु और H2O, यहाँ पे H2, ठीक है, हाइड्रोजन के अणु और H2O प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा, हाइड्रोजन के अणु यहाँ पे जो है कि H2O हम बोल दिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में सही था। देखिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन के अणु और हाइड्रोजन H2, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बुक में। देखिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे पहले 1 होती है, अतः इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। के कोष को भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो देखिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या फ्रेंड्स आपकी 17 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है, ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में जो है कि फ्रेंड्स आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, बिल्कुल आपके बुक में जैसे दिया गया है हम लोग फ्रेंड्स उसी तरह MCQs कर रहे हैं। और देखिएगा, ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु जो होते हैं वो अष्टक को पूरा करने के लिए फ्रेंड्स किससे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन के जो है कि इलेक्ट्रॉन किससे अष्टक को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ से ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता
होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होती है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, ठीक है। देखिए क्लोरीन द्विपरमाणु अणु Cl2 बनाती है। और देखिए ऑक्सीजन के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है कि 8 है। इसके अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल प्रश्न बनते हैं। और फ्रेंड्स ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब आप चैप्टर को पढ़े रहेंगे और प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आराम से फ्रेंड्स आप जो है कि प्रश्नों को सही कर पाएंगे। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आपका जो है कि जल किसकी आबंध संयोजकता को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि जल किसकी आबंध संयोजकता को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा जो जल होता है ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं ऑक्सीजन के 1 परमाणु की जो है कि संयोजकता को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से बिल्कुल यहाँ से देखिए जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया हो। देखिए नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होता है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स बेसिक प्रश्न बनते हैं। और इसको जो है कि हम लोग जो है कि प्रैक्टिस अगर किए रहेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकता है। देखिए सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है, ठीक है। तो सीएनजी का फ्रेंड्स प्रमुख घटक मीथेन है। और ये आपके बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 पीआईटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे आगे कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे क्योंकि ये बहुत बार आपके रेलवे के एग्ज़ाम में और आपके इसमें रेलवे के एग्ज़ाम में और इसमें क्या बोलते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कार्बन के अपरूप आपके ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन कार्बन हो गया, हीरा हो गया, यानी कि उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके कार्बन के अपरूप माने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, तो सहसंयोजी आबंध फ्रेंड्स देखिएगा 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी, ये सहसंयोजी आबंध कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा 20 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, ग्रेफाइट में कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रेफाइट में जो है कि यह ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील भी होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है और कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तन पर होता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोग जो है कि उनको कर चुके हैं। देखिए ये अमोनिया के अणु का सूत्र क्या है, NH3 है, ठीक है। और देखिएगा मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है इसके ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है। यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक है। और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। और देखिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा और यहाँ से देखिए कार्बन के अपरूप, तो देखिए फ्रेंड्स कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन कार्बन है, जो कि यहाँ पर देखिएगा दिया गया है। देखिए देखिए यहाँ से ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के एक ही तल पर होता है जिससे षष्ठकोणीय व्यू मिलता है, ठीक है। और यहाँ से ये कार्बन के आपके क्या है, और हीरे की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना और फ्लोरीन की संरचना, ये क्या है कार्बन के आपके अपरूप है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है कि कंप्लीट
होता है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा जैव प्रक्रम में सबसे पहले, और देखिए यहाँ से आपको एक महत्वपूर्ण यहाँ से चीज़ दिखाना यहाँ पे भूल गए थे। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई 3.0 में चैप्टर नंबर 4 से, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, तो मीथेन है। ठीक है, देखिए टीआरई 3 री एग्जाम पीआईटी में प्रश्न पूछा गया था, और ये अभी जो आप नीचे पढ़े हैं उसका जो है कि कटिंग है। ठीक है, एक और प्रश्न मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है टीआरई 1 पीआईटी में। ठीक है, ये जो है कि आपका टीआरई 1 पीआईटी में, ये गर्ल्स वाले शिफ्ट में, देखिए लड़कियों वाले शिफ्ट में। ठीक है, ये लड़कियों वाले शिफ्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के रूप में पेय के लिए उपयुक्त होता है, पेय का मतलब पीने के लिए उपयुक्त होता है, तो ये एथेनॉल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है। और ये देखिए एथेनॉल के गुणधर्म, देखिए फ्रेंड्स एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और फ्रेंड्स हम लोग जो है कि देखिए यहाँ से ये हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर जो है कि 5 क्या है, और ये जो है कि आपका फ्रेंड्स ये चैप्टर देखिए कंप्लीट होता है जब, तो इस चैप्टर के आपकी बुक में 3 एमसीक्यूज दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें, तो इसमें फ्रेंड्स 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ब्यूटेनान चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो कीटोन है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी है राइट आंसर। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग जैव प्रक्रम को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिएगा जैव प्रक्रम फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, तो आइए यहाँ से जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम आइए यहाँ पे, ये आपका चैप्टर 4 है, ये हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम से सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न कहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए ये 6 to 8 में, बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 में ये प्रश्न पूछा गया है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विखंडन होता है। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए आपके इसी चैप्टर से पूछा गया। देखिए पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है, यह प्रक्रम किण्वन के साथ इष्ट में होता है। देखिए पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, और आपको जो है कि ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और देखिए एक और प्रश्न था, और देखिए यहाँ से श्वास प्रक्रिया, यहाँ से 54 नंबर का प्रश्न है, और ये देखिए कहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपके जो है कि ये शायद आपका टीआरई 3 में पीआरटी में ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है कि फ्रेंड्स इसका 54 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सबसे पहले सी है। इसको आप जो है कि जान लीजिए। और यहाँ से देखिएगा ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ठीक है, तो 54 भाई आपका इसी चैप्टर से पूछा गया है, क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम से। ठीक है, तो यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और देखिए चैप्टर नंबर 5 हमारा है क्या, देखिए देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। देखिए सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। ठीक है, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण हैं हम लोग इसको जल्दी जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ से क्षति टूट फूट, यहाँ पे देखिए जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, देखिए क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से जो है कि बाहर से आती है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम लोग पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण उतना जो है कि नहीं है।
और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहती हैं तथा इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं फ्रेंड्स, और उनको जो है कि विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है गैसों के आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जीवों में जो है कि आसपास के पर्यावरण से सीधे संपर्क नहीं रह सकता है। अतः देखिए बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। और देखिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जैसे एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और ये फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ से देखिए स्वपोषी पोषण। तो ये आप जो है कि क्लास 7th के पहले चैप्टर में ही आप जो है कि पढ़ लिए थे, वो क्लास आपको यूट्यूब पे डली है। देखिए स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। ठीक है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों की ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है कि सब जानते हैं फ्रेंड्स। और ये जो हरा वर्णक होता है, ये जो हरा वर्णक होता है फ्रेंड्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं नीचे शायद आपको ये हम पढ़ा चुके हैं क्लास 7th में। और देखिए इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट तथा काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे। और देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकी में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग जिन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल होता है। तो जो पत्ती में आपके बिंदु बिंदु दिखाई देते हैं वही होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से देखिए यहाँ से विषम पोषी फ्रेंड्स होता क्या है? देखिए स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम शरीर के अन्य पदार्थ की मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे कार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और यहाँ से फ्रेंड विषम पोषी, तो विषम पोषी में फ्रेंड्स आपका जो है कि कौन कौन है? तो विषम पोषी में देखिएगा फफूंदी, ईस्ट और मशरूम आ जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से ये फ्रेंड्स आप जो है कि देखिए लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग एमिलेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते देखिए मुंह में आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। ये पाचक कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था, जो मैं आपको ऊपर प्रश्न बताया था। देखिए पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। देखिए पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है तथा दूसरा उत्पाद जल, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन, ठीक है, की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और ये जो है कि आपका
यहाँ पर चित्र बना के दिया गया है। और देखिए कोशिका श्वसन द्वारा मोचित तत्काल ही एटीपी नामक अणु से संश्लेषित में प्रयुक्त होती है। जो प्रश्न आपका ऊपर पूछा गया था मैं यहीं से जो है कि बताया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी देखिए सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है, ठीक है। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए ये रक्तदाब जैसे आप जो है कि बीपी जो है कि नापते हैं, सुने होंगे कि बीपी इनका बढ़ गया या घट गया है। तो देखिए यहाँ से प्रकुचन यानी कि संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीलन शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से प्रकुंचन दाब लगभग 120 यानी कि जितना हाई होगा तो 120 से 120 रहेगा और मिनिमम रहेगा तो 80 रहेगा, ठीक है। तो जब फूलता है तो 180 और जब पचकता है तो 80 होता है, ठीक है। और 120 होता है जब फूलता है तो यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से ये इस चैप्टर में आपके कुछ प्रश्न दिए गए। देखिए मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है। तो वृक्क जो होता है फ्रेंड्स ये उत्सर्जन का भाग है, ठीक है। पादम में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का जो है कि वहन करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए, तो स्वपोषी जो है कि पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश ये सभी आवश्यक है, आप जो है कि पढ़ चुके हैं ऊपर। और देखिए पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से ये देखिएगा आपका देखिए मनुष्य में ये देखिए मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का जो है कि भाग हैं। तो ये जो गुर्दे होते हैं फ्रेंड्स ये जो है कि किसके तंत्र के भाग हैं। तो यहाँ से यहाँ पे आपके गुर्दे मनुष्य में वृक्क, तो गुर्दे जो है कि ये श्वसन के भाग हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से चैप्टर नंबर 5 के हम लोग MCQs को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 132 का जो है कि राइट आंसर यहाँ पे श्वसन था। यहाँ से देखिए पहला प्रश्न क्या है, पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव है, ठीक है। तो पौधों के बारे में फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं, यही से हम जो है कि जान जाएंगे कि पौधे क्या हैं, सजीव हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जैव प्रक्रम, देखिए यहाँ से देखिएगा, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते देखते हैं, देखिए कि वे सजीव हैं। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं, देखिए हम में कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं। देखिए वे समय के साथ वृद्धि करते हैं और यही हम कह सकते हैं कि वे क्या हैं, सजीव हैं, ठीक है। तो कलर से हम जो है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, वो बढ़ते हैं, यही से जो है कि अंदाज़ा लगता है कि वे सजीव हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे फ्रेंड्स कहलाते हैं जैव प्रक्रम। अभी आपने ऊपर पढ़ा था वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं जैव प्रक्रम। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसको फ्रेंड्स देखिए ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से पढ़ क्या चुके हैं, यहाँ पे लगा भी है, दोबारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जैव प्रक्रम क्या है, देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए यहाँ से देखिए ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या है, सजीव के संगठित व सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ किसके प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है,
तो ये फ्रेंड्स जो है कि आपके पर्यावरण के कार्य जो है कि विघटित होने लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिए, देखिए जीवन के लिए आणविक गतिविधियाँ क्यों आवश्यक हैं। पूर्व कक्षाओं में हम जो है कि देख चुके हैं कि देखिए सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, ठीक है। देखिए सजीव की यह संगठित व सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था। और देखिए क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम और ऊर्जा, ये दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न देखिए देखिए सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये आप जो है कि देख चुके हैं और ये भी आप जो है कि देख चुके हैं, ठीक है। देखिए क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर आती है। देखिए ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। और देखिए यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न क्या है, किस जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि ऊपर पढ़ चुके हैं। एक कोशिकीय जीवों के जो है कि पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है फ्रेंड्स शोषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न क्या है, किन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। तो वो है फ्रेंड्स आपके बहुकोशिकीय जीवों के जो है कि क्या है, कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं और एक कोशिकी के सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का प्रश्न, एक कोशिकीय जीव को क्या करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स भोजन ग्रहण करने के लिए और गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए फ्रेंड्स एक कोशिकीय जीवों के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही सब बहुकोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आपके बुक में भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक कोशिकीय जीव पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जो है कि आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, अतः इनको जो है कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न को ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे सांस लेने के लिए नाक की ज़रूरत है, देखने के लिए आँख की ज़रूरत है, और जो है कि सुनने के लिए कान की ज़रूरत है, तो वही। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ये होती है फ्रेंड्स वहन तंत्रों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है। तो बिल्कुल अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना ये उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते, देखिए अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, इसे प्राप्त करने के लिए कौन से जैव उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, जो जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, वे कौन से जीव हैं? तो वो फ्रेंड्स जीव हैं आपके स्वपोषी, ठीक है। तो आप जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जहाँ प्राप्त होगा, तो ये आप जान जाइएगा अकार्बनिक स्रोतों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तो इससे जो है कि स्वपोषी और पौधे ये स्वपोषी ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे, देखिए सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, ये जीव स्वपोषी हैं, ठीक है। जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटना होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यह सभी जो है कि क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये सभी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, देखिए 15 नंबर का प्रश्न क्या है, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किसके रूप में पूरी होती है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि 15 का सी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट तथा सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर कोशिकांग में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। इन बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग देखिए स्वपोषी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए हरे पौधे, और यहाँ से देखिएगा, देखिए एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट तथा सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर जो है कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के बिंदु कोशिकांग हैं, जिन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इनमें क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मरुद्भिद पौधे रात्रि में क्या लेते हैं? तो ये देखिए सभी पौधे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन ये जो मरुद्भिद यानी कि जो रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं? तो ये जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, और देखिएगा ये चैप्टर भी हमारा जो है कि कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज को हम लोग देखते हैं। घ्राणग्राही किसके लिए होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये ग्रंथि का नाम है घ्राणग्राही, और ये जो है कि क्या होते हैं? तो ये आपके जो है कि गंध की संवेदना के लिए घ्राणग्राही ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, चलिए एमसीक्यूज को हम लोग बाद में ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी है इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो जहाँ जहाँ से महत्वपूर्ण है, हम लोग जो है कि सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, आपका जो है कि ये आपका चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर में देखिएगा जहाँ से प्रश्न बनता है, देखिए सबसे पहले इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग जो है कि देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 67 नंबर का जो है कि प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है। देखिए ये स्क्रीन पे आपको 67 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया है आपके TRE 3 में 6 to 8 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ। देखिए 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 जब वृद्धिकर्ता पादप को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं,
यह प्रारोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीन विसरित होकर प्रारोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रारोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं में लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप की ओर मुड़ता है, वह जो है कि दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या था, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बना था, यहाँ पे आपको जो है कि प्रश्न भी दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है, तो ये प्रारोह के छाया वाले छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 में जो है कि क्या महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम लोग जो है कि उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से जंतु तंत्रिका तंत्र, तो जंतु तंत्रिका तंत्र में जो है कि क्या है, जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। देखिए, हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित हैं, जैसे जो है कि आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाने के लिए, जबकि घ्राण ग्राही जो है कि गंध का पता लगाने के लिए। तो अभी आपने जो ऊपर प्रश्न पहला वाला देखा था चैप्टर नंबर 6 का, तो यहीं से ये जो है कि बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान सेनेप्स द्वारा को पार करते हैं। अगली तंत्रिका कोशिका की दुर्मिका में इस तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो दो जो है कि तंत्रिकाओं के बीच के खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेनेप्स बोलते हैं। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना था यहाँ से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रतिवर्ती क्रिया, तो मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है, ये जो है कि यहाँ पे है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ से देखिए, पूरे शरीर में तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इस मेरुरज्जु में बनते हैं, यद्यपि अगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखेंगे, देखिए मानव मस्तिष्क, ठीक है, तो मेरुरज्जु का कार्य केवल जो है कि प्रतिवर्ती क्रिया, ये जो है कि मानव मस्तिष्क में होता है। और देखिए यहाँ से ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। कौन, तो मेरुरज्जु जो है कि केंद्रिका तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए, मस्तिष्क में इस तरह के जो है कि 3 भाग क्षेत्र होते हैं, जिनमें अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, तो ये सभी हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, तो अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये भी महत्व, और देखिए ये ऊतक रक्षित कैसे करते हैं। ठीक है, तो यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से देखिएगा आगे, देखिए यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण है। और देखिए पादपों में समन्वय, तो देखिए फ्रेंड्स, पादपों में होता क्या है, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में क्या होता है, पादपों में जो है कि न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां होती हैं। ठीक है, अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखिएगा। और यहाँ से अतः पादप 2 विभिन्न प्रकार की गतियाँ करते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी वृद्धि से मुक्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए ये महत्वपूर्ण है, और आपका यहाँ से ये महत्वपूर्ण आपका नहीं है। और यहाँ से ये आप जो है कि देख ही चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा, पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण कौन है, जिब्रेलिन है। तो ये जिब्रेलिन कैसा उदाहरण है, तो पादप यानी कि पौधों का हार्मोन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजित को प्रेरित करता है, यानी कि साइटोकाइनिन भी पादप जो है कि हार्मोन है, और यह क्या करता है, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसीलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजित तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों, बीजों में
सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संवर्धन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संवर्धन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इनके प्रभाव में सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से अब फ्रेंड्स ये जो है कि यहाँ से अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रिनल हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अन्य जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों के शरीर में स्थिति जानने के लिए देखिए एड्रिनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्टकृत ऊतकों पर कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये महत्वपूर्ण है। और ये देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, और देखिए यहाँ से थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो यह संभावना है कि गायटर से ग्रसित हो जाते हैं। गायटर होता क्या है, तो फूली हुई जो गर्दन होती है, ये अवटु ग्रंथि की स्थितियों से संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो घीघा रोग भी हो जाता है आयोडीन की कमी से। और देखिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है। जैसा इसका नाम इंगित करते हैं, वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो यह बौनापन का कारण बनता है। ठीक है, और देखिए नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा कुछ और यहाँ से चीज़ें यहाँ से अब देखिए यहाँ से देखिए हार्मोन का श्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता होती है जिससे यह कार्य किया जाता है। देखिए यहाँ से रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है, इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये आपकी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इनको जो है कि आप देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स देरी न करते हुए इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन अभी आपने पढ़ा था, ये क्या है, पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और इस चैप्टर के एमसीक्यूज को हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए थ्योरी में फ्रेंड्स बुक से थ्योरी करने पे ये होता है कि आप जो है कि कंफ्यूज से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज जब आप करते हैं तो आपको फ्रेंड्स सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से स्पष्ट तरीके से हो जाती हैं। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले पहला प्रश्न तो आप जो है कि देख ही चुके हैं। यहाँ से ये पहला प्रश्न आप जो है कि देख चुके हैं। ठीक है, घ्राणग्राही किसके लिए होते हैं, तो घ्राणग्राही फ्रेंड्स गंध की संवेदना के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य किसकी सहायता से होता है, तो ये होता है हार्मोनों के द्वारा, मस्तिष्क तंत्रों के द्वारा और पेशी ऊतक के द्वारा। उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, आपने ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 4, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो इसको सिनेप्स बोलते हैं। और ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो दो तंत्रिकाओं के कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोला जाता है। और यहाँ से देखिएगा मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क फ्रेंड्स सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जो है कि उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्वाद की ग्राहियों को क्या कहते हैं, तो स्वाद की जो है कि ग्राहियों को हम लोग रस संवेदी ग्राही बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग
अपने जो है कि कौन से प्रश्न को, तो अपने जो है कि 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है। ठीक है, यानी कि अ, तंत्रिका तंत्र की जो है कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न क्या है, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नलिका विहीन ग्रंथियों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये नलिका विहीन यानी कि नलिका इनमें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे अपना 9 नंबर का प्रश्न, कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा उपार्जित की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सूचना एक तंत्रिका कोशिका में जो है कि ये आपके द्रुमाकृत सिरे के द्वारा जो है कि उपार्जित की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो देखिए, द्रुमिका से विद्युत आवेग कहाँ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, द्रुमिका से विद्युत आवेग ये जो है कि आपकी कोशिका काय में जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे अपना 11 नंबर का प्रश्न, देखिए कौन सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टकृत करता है। तो ये करता है फ्रेंड्स आपका न्यूरॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स अपना देखेंगे अगला प्रश्न, तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो तंत्रिका ऊतक होता है और ये जो है कि बना होता है आपका तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा और न्यूरॉन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक ले जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तंत्रिकाएं जो सूचना को हमारे मस्तिष्क तक ले जाती हैं तब हमें पता चलता है कि हमें जो है कि कुछ अनुभव होता है। जैसे आप जल जाते हैं तो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं कि आप जो है कि जल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तंत्रिकाएं जो सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे फ्रेंड्स देखिए संवेदी तंत्रिकाएं हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है वो फ्रेंड्स है आपका सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम को हम लोग जो है कि बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रतिवर्ती क्रिया से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रिया से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है। तो देखिए यहाँ से 15 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मेरु रज्जु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा आगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये जो है कि आपके बनाते हैं मस्तिष्क और मेरु रज्जु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न को, मेरु रज्जु के कार्य हैं, यानी कि मेरु रज्जु का कार्य क्या होता है। तो मेरु रज्जु का जो है कि कार्य फ्रेंड्स आपका होता है मस्तिष्क से आने एवं जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करना और प्रतिवर्ती क्रिया में समन्वय एवं नियंत्रण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 18 नंबर का, मानव शरीर का कौन सा भाग जो है कि अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर का जो है कि वो आपका मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क में जो है कि अल्जाइमर रोग प्रभावित, यानी कि मस्तिष्क में अल्जाइमर रोग होता है। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क हमारा अल्जाइमर नामक रोग से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य में ताप नियमन जो है कि ये आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 20 नंबर के प्रश्न की तरफ, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, श्वसन का नियंत्रण
मस्तिष्क के जो है कि मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा जो है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा के जो है कि से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि ये आपका चैप्टर जैसे खत्म होता है तो ये 3 चीज़ें दी गई हैं। पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन आप जो है कि ऊपर ही देख चुके हैं। 2 तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, संतुलन शरीर के और हृदय स्पंदन के लिए, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्लास टेंथ के NCERT साइंस में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर जो है कि 6 तक के MCQs और थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।